आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी गणित में आज हम विज्ञान पढ़ने वाले हैं। आज हम विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ेंगे जो कि हमारे आसपास के पदार्थों से संबंधित है। दोस्तों, इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स में हम इसका कहना चाहिए महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, और दूसरे पार्ट्स में इसके प्रश्न उत्तर को हम हल करेंगे। ठीक है। इस अध्याय को हम बहुत ही सरल भाषा में पढ़ेंगे और कहना चाहिए कि इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थों से संबंधित है। तो देखिए, पदार्थ वो चीज़ होती है जो भी हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं, जैसे पत्थर, बादल, तार, पौधे, पशु इत्यादि, जिनका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित बनावट होती है। ठीक है, या हम इसको परिभाषित रूप में कह सकते हैं कि पदार्थ वे होते हैं जिनका द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। ठीक है, जिनका पदार्थ वे होते हैं जिनका द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। तो आपने समझा कि पदार्थ क्या है। देखिए, हमारे आसपास में जो भी, जैसे पेन, पेंसिल, पत्थर जो भी है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ ही हैं। अगर इसको हम परिभाषित रूप में देखें तो इनका निश्चित द्रव्यमान होता है। ठीक है, द्रव्यमान इनका कुछ वेट होता है, वजन होता है कुछ इनका, और आयतन मतलब ये स्थान घेरती हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित आयतन होता है, वह पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 मूल तत्व में वर्गीकृत किया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि पदार्थ सिर्फ आज की ही अवस्था में खोजे गए हैं या फिर आज ही खोजे गए हैं, नहीं। प्राचीन काल में भी जो थे पदार्थों को खोजा जा रहा था, आसपास की वस्तुओं को ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो जो कहना चाहिए कि प्राचीन काल में मनुष्यों ने इसे, या जो दार्शनिक थे उन्होंने 5 तत्वों इनको वर्गीकृत किया था, जिनको कहना चाहिए कि पंचतत्व कहा जाता था। ये पंचतत्व कौन कौन से थे? पहला था आपका वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 तत्व थे जिनका वर्गीकरण पदार्थों के रूप में किया गया था। ठीक है, अब कहना चाहिए कि जो वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो पदार्थों की भौतिक गुणधर्म और रासायनिक अध्ययन से, ठीक है, जो भौतिक इनकी कहना चाहिए गुणधर्म है और रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर इनको 2 भागों में इन्होंने बांटा है। तो इसकी हम पढ़ लेते हैं, पदार्थों की जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पदार्थों का भौतिक स्वरूप, तो पदार्थों के भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है? पदार्थ का जो भौतिक बाहरी आवरण है वो किस तरह का रहा होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ के अध्ययन हम करेंगे यहाँ पे। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। तो पदार्थों का जो भौतिक स्वरूप है उसके अंतर्गत क्या आएगा? पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है। अब कैसे जानेंगे कणों से मिलकर बना है? तो देखिए, इसमें कहना चाहिए कि पहले दो मान्यताएं थी इसमें कि या तो पदार्थ जो है वो सतत रूप में पाया जाता है, मतलब पूरा सॉफ्ट रूप में पाया जाता है, या तो फिर कणों के रूप में पाया जाता है। तो कौन सी मान्यता सही है? ठीक है, ये सतत वाली या फिर कण वाली? तो इसको सिद्ध करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल किए गए, तो वो हम प्रैक्टिकल यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें एक कहना चाहिए कि 100 ml का एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है, इस बीकर को जल के आधे भाग, मतलब इस बीकर में जल को हम आधे भाग में अपने निशान लगाएंगे, और उसमें कहना चाहिए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल देंगे। ठीक है, एक बीकर लेना है जिसका कहना चाहिए कि आयतन, अंदर जो पानी भरने की क्षमता उसकी 100 ml की होगी, उससे आधा ही भरना है और चिन्ह लगा देना है उसमें। ठीक है, फिर उसमें नमक या शर्करा को घोलना है कांच की छड़ से। अब हम देखेंगे कि जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देंगे, मतलब जल का जो स्तर ऊपर या नीचे हुआ होगा मिलाने से, उसमें हम ध्यान देंगे। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस क्या देखेंगे कि आपके अनुसार, ठीक है, क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि आपके अनुसार नमक या शर्करा क्या हुआ, जो नमक और शर्करा मिलाया था उसका क्या हुआ? क्या वे गायब हो गई? क्या यह गायब हो गए? तो देखें, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम इन विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ वो कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल किया गया है उसके अनुसार ये सिद्ध हो जाता है कि जो पदार्थ हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? कण के रूप में पाए जाते हैं। तो आपने ये समझा कि पदार्थों की जो प्रवृत्ति होती है, जो उनका कहना चाहिए कि स्वरूप होता है, वो कणों के रूप में होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बीकर लिया गया है, 100 ml पानी भरा गया है। ठीक है, सॉरी, 100 ml का ये बर्तन है जिसमें आधा पानी भरा गया है, इसमें नमक मिला दिया गया, इस छड़ से घोल दिया गया। तो इसमें क्या मिला हमें? जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच
के स्थानों में संशोधित हो जाती है, समावेशित हो जाती हैं। ठीक है, जब जल में कण रहेंगे, जल भी एक पदार्थ है। जब जल छोटे, हमें जल तो दिखता है, इसमें कण नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बारीक बारीक कण हैं जल के। ठीक है, नमक उसके बीच में क्या होता है, नमक के कण घुल जाती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जो पदार्थ पाए जाती हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं, कण के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा प्रैक्टिकल भी दिया गया है। लेकिन ये जो दूसरा प्रैक्टिकल है ये क्या बताता है हमें कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। हमने तो सिद्ध कर लिया कि जो पदार्थ होता है वो कणों के रूप में होता है, लेकिन कितने छोटे कणों के रूप में होता है, इनका क्या इनको मापा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया गया है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया जाता है जल में। तो इसका प्रैक्टिकल हम यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बीकर लिया गया है, एक बर्तन लिया गया है जिसमें 100 ml पानी भरा गया है। ठीक है, इसमें नाप के 100 ml कितना पानी भरा गया है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कुछ मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट को मिला देंगे। ठीक है, तो जब इसमें पानी था 100 ml और जब इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया तो इसका कलर इस तरह से हो गया है। अब इसमें से 10 ग्राम लेंगे हम, 10 ml लेंगे जल, और जो शुद्ध जल था उसमें मिला देंगे। तो इसमें से हमने 10 ml को लिया और इसमें मिला दिया। तो इसमें मिलाने के बाद सिर्फ यहाँ से कितना लिया हमने, 10 ml लिया। अब 10 ml को इतने सारे पानी में मिलाया तो इसका कलर भी इसी के जैसे हो गया है। ठीक है, तो इसमें से कुछ कण इसमें चले गए और जब इसको मिलाया तो इसमें पूरे में ये कण मिल गए हैं यहाँ पे। तो कण मिलने के बाद में इसके कण पोटेशियम परमैंगनेट के कण इसमें मिल गए हैं। मिलने के बाद इसका कलर इस तरह से हो जाता है। फिर इसमें से हमने 10 ml को लिया और शुद्ध जल में मिला दिया। तो इसमें से थोड़ा डिफरेंस आया, लेकिन इसका कलर भी इसी के जैसे हो गया। तो देखिए 10 ml हमने यहाँ से यहाँ पे लिया तो इसका कलर भी वही बन गया, यहाँ से यहाँ लिया तो वही बन गया, फिर 10 ml इसमें लिया तो इसका कलर भी इसी के जैसे बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो कण हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं। अगर इसे थोड़ी सी मात्रा किसी मिला दें तो वो अपने जैसे इसको बना लेगा। ठीक है, तो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ कणों के रूप में होते हैं, ये हमने देखा। अब हम पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन कणों के क्या क्या गुण होते हैं। तो पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो कण होते हैं उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, जो कण होते हैं उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। तो जैसे कि हमने प्रैक्टिकल यहाँ पे किया था जिसमें नमक मिलाया था हमने जल में, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो जल के कण थे, छोटे छोटे जो जल के कण थे, ठीक है, नमक मिलाने पर नमक के कण इनके बीच में आके सम्मिलित हो गए थे। तो इसका मतलब क्या हो कि अगर कोई पदार्थ है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो गैप होगा, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे गैप होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थों के बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। वही यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताया गया हमें। आप चाहो तो बुक में देखकर प्रैक्टिकल कर सकते हो। प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 3। फिर यहाँ पे पदार्थों में निरंतर गतिशीलता होती है, यही बताया गया। अब देखिए पदार्थ कणों के मिलकर बना हुआ है, बारीक बारीक कण भी होते हैं, लेकिन भौतिक स्वरूप में बताया कि इसके जो कण होते हैं ना पदार्थ के, वो निरंतर गतिशील होते हैं, कभी स्थायी नहीं होते, वो हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि जल जो है वो द्रव अवस्था में है, बर्फ अगर बात करें तो ठोस अवस्था में, और गैस कैसी है, गैसीय अवस्था में है। तो गैस को अगर हम यहाँ पर छोड़ दें तो वो ऑटोमेटिक उसके जो कण हैं वो वातावरण में विलीन होने लगते हैं, ऊपर होने लगते हैं। जैसे आप जल वाष्प को देखिए, जैसे पानी गर्म हम करते हैं तो ऊपर ये भाप के रूप में ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रैक्टिकल करके हमें बताया गया है, क्रियाकलाप यहाँ पे किया गया है कि अपनी कक्षा के किसी कोने पर एक बुझी हुई अगरबत्ती को रखें। ठीक है, अपनी कक्षा में एक अगरबत्ती रखना है जो कि जली नहीं है। अगर उसको सूंघना हो तो उसके पास हम जाएंगे, तब उसकी गंध हमारे पास आएगी। लेकिन यदि उसी को हम जला दें तो उसका जो धुआं है पूरा कमरे में फैल जाएगा और जहाँ हम खड़े होंगे उसकी सुगंध ऑटोमेटिक वहाँ तक आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कणों में जो है गतिशीलता है, वो एक स्थान से उस स्थान तक उसके कण जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सिद्ध हो जाता है। फिर यहाँ पे दूसरा प्रैक्टिकल भी दिया गया है कि जल से भरे 2 गिलास या बीकर ले, तो ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो इसके कण जो हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, फिर इसी में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि पदार्थों के बीच में जो गतिशीलता होती है, जो निरंतरता होती है, ठीक है, वो किस कारण से होती है। तो देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो गतिज ऊर्जा है। ठीक है, इसमें कौन सी ऊर्जा काम करती है, गतिज ऊर्जा काम करती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझा कि पदार्थ जो होते हैं वो उनके बीच में कुछ गैप होता है, उनके बीच में निरंतर गतिशील होते हैं कण उसके, और जो गतिशील होते हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर अगला इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये वाला आता है कि दो विभिन्न पदार्थों के कण अगर स्वतः मिलते हैं तो उसे विसरण कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विसरण क्या है, तो दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः आपस में मिलना, स्वतः मतलब अपने आप मिलना, उसमें कोई प्रक्रिया अलग से नहीं करनी है। जैसे कि हमने जल में नमक को घोला था तो वो अपने आप मिल गया था, सिर्फ उसको कांच की छड़ से हिलाया गया था, तो वो क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया कि कोई दो भिन्न पदार्थ अगर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं बिना किसी अभिक्रिया कराए तो वह विसरण कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट इससे हम पढ़ेंगे कि जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो कण होते हैं पदार्थ के वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो वो कैसे आकर्षित करते हैं वो भी हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे। तो देखिए, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है कि पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये पेंसिल है, ये तो एक पदार्थ ही है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये पेंसिल में जो कण हैं एक दूसरे को आकर्षित अगर नहीं करेंगे तो ये मुड़ सकती थी, ठीक है, टूट सकती थी, लेकिन नहीं टूटी है क्योंकि इनके कणों के बीच में मजबूती है। ठीक है, ये कण हमको दिख भी नहीं रहे हैं, तो ये कण आकर्षित कर रहे हैं, जितना अधिक आकर्षित करेंगे ये पेंसिल उतनी ही अधिक कठोर होगी। इसमें अगर हम कहना चाहिए कि लोहे की कील भी लें तो वही होगा। ये तो ये पदार्थों के गुण। अब हम पढ़ेंगे पदार्थों की अवस्थाएं। तो देखिए, पदार्थ जो हैं वो प्राकृतिक में 3 अवस्था में पाए जाते हैं। एक तो ठोस रूप में पाए जाते हैं, दूसरा द्रव्य रूप में पाए जाते हैं, तीसरा गैस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ हैं वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, 3 अवस्थाएं हैं। तो हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ठोस अवस्था वही होती है जिनका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित सीमा होती है तथा एक निश्चित कहना चाहिए कि संपीड़ित किया जा सकता है उसको। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे पेन, पेंसिल, लोहे की कील, किताब, लकड़ी इत्यादि कठोर चीज़ें जो भी होती हैं वो सारी किस में आती हैं, ठोस में आती हैं। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा अगर पूछा जाए हमसे तो परिभाषा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं तथा एक निश्चित आयतन होती है, जिनका निश्चित आयतन जिसे नग्न संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, संपीड़ित मतलब दबाव होता है। ठोस के बाद में फिर हम आते हैं द्रवावस्था में। अब द्रवावस्था क्या होती है, द्रव मतलब होता है कोई तरल पदार्थ, जैसे पानी हुआ, खाना पकाने का तेल हुआ, दूध, जूस। ठीक है, ये पदार्थ क्या होते हैं कि इसको किसी भी बर्तन में हम रखें तो वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं, उसी बर्तन का आकार वो ले लेते हैं। उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई आयतन नहीं होता है, वह जिसमें भी हम उसको रखते हैं वही वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अगर आकार तो नहीं है लेकिन अगर हम जैसे कि कोई 1 लीटर कोई पानी है, उसका अगर हम वजन नापे अगर 100 ग्राम उदाहरण के तौर पे, तो वो किसी भी हम बर्तन में रखे, आकार तो निश्चित नहीं है, बदल देगा, लेकिन कहना चाहिए कि उसका जो वजन है वो सेम रहेगा। तो जिस बर्तन में इसे रखा जाता है उसी आकार वो ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार बदल जाता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल अवस्था होते हैं। ठीक है, तरल होते हैं। तो इस तरह से हमने ठोस द्रव के बारे में पढ़ा और अब पढ़ेंगे गैस के बारे में। गैस क्या होती है, तो कहना चाहिए कि गैस जो है, जैसे कि हम देखते हैं गैस का तो कोई निश्चित आकार नहीं होता है और ना ही ठोस अवस्था में पाई जाती है। सिर्फ जैसे कि हम खाना पकाने वाले सिलेंडर में इसको भर सकते हैं। ठीक है, अगर उसको खोल दें अगर सिलेंडर को तो सारी जो गैस है वो उड़ जाती है। इसे अगर हम देख सकते हैं सिर्फ भाप के रूप में देख सकते हैं गैस को। ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते। गैस की अगर बात करें तो बहुत सारी गैस होती है, नाइट्रोजन, हीलियम, अग्नि, कहना चाहिए कि बहुत सारी गैस होती हैं, नियॉन, आर्गन। तो ये तो ही पदार्थों की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस के रूप में। अब हम पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। ठीक है, कोई पदार्थ की अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है, अगर बदलता है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो पदार्थ की अवस्था से बदलने का मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर कोई पदार्थ ठोस में है, ठोस से अगर वो द्रव में बदल रहा है तो वो क्या होगी, उसकी अवस्था का बदलाव होगा। अगर वो द्रव से गैस में बदल रहा है तो उसका वो क्या होगा, बदलाव होगा। तो वही इसमें हमको पढ़ना है। तो देखिए, एक जल जो है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ एक जल जो है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस के रूप में बर्फ हो जाएगी, द्रव रूप में जल हो जाएगा, गैसीय रूप में जल वाष्प हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी कंडीशनें होना चाहिए। तो सबसे पहले तापमान।
ठीक है। अगर ठोस से अगर जल में कोई ठोस से द्रव में बदल रहा है बर्फ़ अगर या कोई भी चीज़, तो उसमें जो तापमान है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ठोस को द्रव में बदलना है तो किस तरह से इसका प्रैक्टिकल होगा वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्रियाकलाप 1.12 दिया है उसका ये प्रैक्टिकल यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। एक स्टैंड दिया गया है, इसमें एक स्टैंड हमको लेना है और यहाँ पे एक बर्नर लेना है जिसमें नीचे आग जल रही होगी और ऊपर एक बीकर रखना है जिसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक थर्मामीटर लगाएंगे और यहाँ पे कांच की छड़ रहेगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, तो ये जो बर्फ़ है ये जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसको कहते हैं अवस्थाओं, पदार्थों की अवस्था में बदलाव। मतलब पहले बर्फ़ थी, ये ठोस अवस्था में थी, अब इसमें बदलाव हो रहा है तो ये जल में मतलब द्रव में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। ये हो तापमान का प्रभाव। और इसी का दूसरा क्रियाकलाप अगर देखें तो यहाँ पे हमने बर्फ़ को जल में बदल लिया था, मतलब ठोस को किसमें बदल लिया था, द्रव में। अब यहाँ पे द्रव को हम गैस में बदलेंगे। तो इसमें जल भरा हुआ है, यहाँ बर्फ़ भरी हुई थी, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको आग दी जा रही है यहाँ से। तो इसमें से क्या हुआ, एक कुछ कण इसके ऊपर चले जा रहे हैं, ठीक है, वाष्प के रूप में। तो ये जो वाष्प है यही गैसीय अवस्था कहलाती है इसकी, ठीक है। तो ये हुआ टेम्परेचर का प्रभाव। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये वाला देखिए आप कि न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है तो उसे गलनांक कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे क्या गलनांक क्या है, तो गलनांक वह अवस्था होती है जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। जो थर्मीटर हमने लगाए थे ना उसी से तो हमको नापना है कि ठोस जो है वो द्रव में किस तापमान पर पिघल रहा है, तो जो तापमान रहेगा वही गलनांक कहलाएगा। या कह सकते हो कि ठोस को द्रव में बदलने के लिए जिस ताप की आवश्यकता होती है वही गलनांक कहलाता है, ठीक है। और बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273.15 कैसे केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो 273.15 केल्विन होता है। तो गलने की जो प्रक्रिया होती है, गलने की जो प्रक्रिया यानी कि ठोस का द्रव में जो बदलने का परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संलग्न कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसमें। अभी हमने क्या पढ़ा था, गलनांक पढ़ा था। अब देखिए गलनांक क्या होता है, जब ठोस को द्रव में बदल रहा है तो गलनांक कहलाएगा। लेकिन जब द्रव को हम गैस में बदलेंगे, ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबालने लगता है वह क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। कहने का मतलब है द्रव को अगर गैस में बदल रहे हैं तो गैस में कब बदलेगा, जब वो उबलेगा। तो जो उबाल आता है तो उसका जो टेम्परेचर लगता है उसको कहते हैं क्वथनांक, ठीक है। द्रव को बदला, इसमें ठोस को द्रव में बदला तो क्या कहलाएगा, गलनांक। और द्रव को अगर गैस में बदला तो क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज़ और आती है इसमें कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस डायरेक्ट किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। क्या हो रहा है इसमें, ठोस डायरेक्ट बदल रहा है गैस में। अभी हमने क्या समझा था कि ठोस मतलब बर्फ किसमें बदली थी, जल में बदली थी, जल से किसमें, गैस में बदली थी। लेकिन डायरेक्ट प्रक्रिया यहाँ पे क्या हो रही है, ठोस से डायरेक्ट क्या बदल रहा है, यहाँ पे गैस में बदल रही है। तो क्या कहलाएगी ये, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। और गैस से अगर सीधे ठोस में, ठीक है, गैस से किसमें, ठोस में, तो क्या कहलाएगी ये, निक्षेपण। ये इसका उल्टा। अगर ठोस से गैस तो क्या, ऊर्ध्वपातन। अगर गैस से ठोस तो क्या, निक्षेपण। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अब आता है पदार्थों पर दबाव। जो दाब पड़ेगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए दाब भी एक महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि तत्व होता है, या कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण कारक होता है। अब दाब क्या होता है, किसी भी चीज़ को दबाएंगे अगर हम तो वो कहलाता है दबाव, ठीक है। जैसे कि गैस है, गैस हम अगर सिलेंडर में भरना चाहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा संपीड़न करना पड़ेगा, इसको बहुत ज़्यादा दबाना पड़ेगा, तो जो गैस है इसमें द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। और जैसे एक सारे कमरे की वायु को अगर एक डिब्बे में या सिलेंडर में भरना चाहें तो संपीड़ित करके भर सकते हैं, ठीक है। इसको इस प्रैक्टिकल से समझिए। देखिए यहाँ पे 3 सिलेंडर बने हुए हैं और पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक इसमें गैस थी पहले, इसको और दबाया गया तो ये नीचे आ गई, और इसको और दबाया गया तो ये यहाँ पे इस तरह से दब गई है गैस, तो ये कहलाता दबाव। तो पहले गैस थी, गैस को दबाया गया तो किसमें परिवर्तित हो गई, द्रव में परिवर्तित हो गई, ठीक है, इसमें द्रव में। तो यहाँ पे ये जल के रूप में कह सकते हैं। जो गैस सिलेंडर में भरी जाती है, जो हम खाना बनाते हैं, वो द्रवित अवस्था में पाई जाती है, होती गैस ही है लेकिन वो किस में पाई जाती है, द्रवित अवस्था में पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि दाब के बढ़ने
ठीक है। दाब मतलब उसमें प्रेशर डालने से और उसका तापमान घटाने से जो गैस है वो द्रव में बदल जाती है। वो ये मैंने समझा है कि आपको जो सिलेंडर में गैस होती है वो संपीड़ित करके भरी जाती है, ठीक है, दबाव डाल के भरी जाती है, लेकिन उसका जो तापमान है वो घटाना पड़ता है, ठीक है, बहुत ठंडी गैस होती है वो। तो ये आपने समझा ताप और दाब का प्रभाव। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है हमारा बाष्पीकरण। अब बाष्पीकरण क्या होता है? सिंपली आपने देखा होगा जब भी हम चूल्हों पे या फिर गैस पे कहना चाहिए कि पानी गर्म होने के लिए रखते हैं तो पानी उबलने लगता है और उबलने के बाद में ऊपर भाप बन के उड़ने लगता है, तो वही बाष्पीकरण कहलाता है। जो बारिश होती है वो समुद्रों में बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहाँ से जलवाष्प के रूप में हमारे यहाँ बारिश होती है, मतलब जलवाष्प वहाँ से उड़ जाती है और टेम्परेचर कम होने के कारण बूंद के रूप में हमारे यहाँ बारिश होती है, तो वही बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक हम देखेंगे। तो जल वाष्प को प्रभावित करने वाले कारक, अब हम कारक देखते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसके जो कारक है उसमें महत्वपूर्ण सबसे कारक है सतह। तो पहला कारक है इसमें सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब सतह क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए, एक कोई गंज हम या कहना चाहिए कोई बर्तन लेंगे हम इस तरह का, ठीक है, ये बर्तन लिया, इसमें भर दिया हमने क्या, जल, पानी भर दिया इसमें। तो कहना चाहिए कि इसकी जो सतह है वो मोटी हो गई, जल की इतनी मोटी हो गई। इसको हम गर्म करेंगे अगर यहाँ पे, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, बाष्पीकृत होने में इस जल को बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इस बर्तन को हम थोड़ा चौड़ा कर दें, ठीक है, इसकी इस तरह से चौड़ा कर दें और इकट्ठा यहाँ पे तापमान या कोई भी कहना चाहिए कि आग को जलाएं यहाँ पे, तो इसका जो जल है बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और बाष्पीकरण तेज़ी से होगा। तो इसका जो प्रभाव सतह का इसको क्षेत्र से बढ़ने से क्या होता है, बाष्पीकरण तेज़ी से हो जाता है। उसके बाद में फिर अगला है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने से तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे कि वे बाष्पीकृत हो जाते हैं। फिर है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता मतलब होता है नमी। अगर जितनी कम नमी होगी पदार्थ में उतनी ही जल्दी वो बाष्पीकृत होगा। अगला है वायु की गति में वृद्धि। अगर हवाएं तेज चलेगी तो एक कण दूसरे कण कहना चाहिए कि जो पदार्थ के कण है उनमें गति तेज होगी और गति तेज होने से क्या होगा कि कहना चाहिए बाष्पीकरण तेज होगा। इससे हम ऐसे जानते हैं, देखिए, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने के कारण जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है, ठीक है। तो ये तो हुआ जल वाष्प प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों, हमने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। आपको समझ में आए कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में इसके प्रश्न के उत्तरों को हम हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।